पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तियान उन असेसियंस की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपने ऊपर लगी हुई सील को हटाते हुए अपनी कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और फिर वो वहाँ पे उन असेसियंस को अपनी एनर्जी से मार रहा होता है। तभी वो देखता है तो उसने इस वक्त जो एनर्जी का इस्तेमाल किया होता है वो डिमोनिक एनर्जी नहीं होती है बल्कि इमोर्टल एनर्जी होती है, जिसको देखकर तियान हैरान होता है और बोल रहा होता है आखिर ये क्या चल रहा है। फिर तियान वहाँ पे मन में सोचते हुए बोल रहा होता है आखिर कौन सोच सकता है डीमन वर्ल्ड का सुप्रीम डीमन गॉड इमोर्टल एनर्जी को इस्तेमाल कर सकता है। मुझे यकीन नहीं होता, इतने साल बीत चुके हैं लेकिन अभी भी मेरे पास मेरी इमोर्टल कल्टीवेशन की एनर्जी है। फिर तियान हमें बताता है कि वो हमेशा से एक डीमन नहीं था। डीमन वर्ल्ड में एंटर करने से पहले वो एक इमोर्टल था और वो इमोर्टल कल्टीवेशन करते हुए उस मुश्किल पथ पर चलता था जिस पे चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी उस पर चलते हुए वो इमोर्टल बन चुका था और एक एक करके उसने इमोर्टल वर्ल्ड की सभी कल्टीवेशन स्टेप्स को पार किया था। फिर तियान हमें एक एक करके उन स्टेप्स के बारे में बता रहा होता है। पहला स्टेप फाउंडेशन, उसके बाद क्यू गैदरिंग, कंसेंट्रिक, प्रोफाउंड, डिवाइन फायर और आखिरी डिवाइन ट्रिब्यूशन। और ऐसे ही उसने एक एक करके इमोर्टल बनने के उन सारे स्टेप्स को पार किया था और वो वहीं पे नहीं रुका। इमोर्टल बनने के बाद भी उसने इस जर्नी को जारी रखा और तब तक जब तक वो ट्रू इमोर्टल नहीं बन गया। ट्रू इमोर्टल बनने के बाद उसके पास सिर्फ एक ही काम बचा हुआ था, उसे इमोर्टल वर्ल्ड में एंटर करना था, बस वो यही नहीं कर पाया। इमोर्टल वर्ल्ड में एंटर करने से पहले उसके साथ एक हादसा हुआ जिसकी वजह से वो डिमोनिक एनर्जी के साथ फ्यूज़ हो गया और उसके इतने सालों की मेहनत बहुत ही आसानी से बर्बाद हो गई क्योंकि वो उस डिमोनिक एनर्जी को खुद से मिलने से रोक नहीं पाया। क्योंकि उसको जो डिमोनिक ब्लड फ्यूज़ हुआ था वो एक्चुअली में एक होली डिमन ब्लड था जो कि बहुत ही पावरफुल था और इसकी वजह से उसका सारा इमोर्टल कल्टीवेशन उससे छिन गया और वो ना चाहते हुए भी उसे डीमन बनना पड़ा। और एक बार डीमन बनने के बाद उसने कभी इमोर्टल वर्ल्ड को नहीं देखा और इसी वजह से उसके लिए इमोर्टल कल्टीवेशन के सारे रास्ते बंद हो गए। फिर हम वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जो कि हंसते हुए बोल रहा होता है ये मेरे आज तक का सबसे बड़ा सरप्राइज़ था। मैं तो हमेशा से यही मानता था कि डीमन वर्ल्ड में एंटर करने के बाद मेरा इमोर्टल कल्टीवेशन मुझसे हमेशा के लिए छीन चुका है, लेकिन वो अभी भी मेरे पास है। फिर तियान अपनी इमोर्टल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए सोच रहा होता है लगता है मेरे डीमन वर्ल्ड में एंटर करने के बाद मेरी हेवनली एनर्जी उसमें सब पास हो गई थी और वो उसके अंदर ही दबकर रह गई थी, तभी तो मैं इसे कभी इस्तेमाल नहीं कर पाया। लेकिन अब जब मुझे पता है कि ये मेरे पास है तो मैं अब इसे फ्रीली इस्तेमाल कर सकता हूँ। हालांकि ये मेरी डिमोनिक एनर्जी के बराबर ताकतवर नहीं है लेकिन ये भी काफ़ी है इस दुनिया के ऊपर राज करने के लिए। और अब मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी डिमोनिक एनर्जी की सील को हटाने की कोई ज़रूरत है। तभी वहाँ पे तियान के पीछे कोई बंदा आता है और उसको बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथियों को मारने की, अब मरो। और ऐसा कहते हुए वो तियान के ऊपर कोई हमला कर देता है। ये बंदा उन्हीं असेसियंस में से एक होता है। जब वो देखता है कि तियान ने उसके एक साथी को मार दिया है तो वो गुस्से में उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तियान के पास उसका हमला पहुंचता उससे पहले ही तियान अपनी इमोर्टल एनर्जी से एक शील्ड बनाता है जिसकी वजह से उसका वो हमला बेकार हो जाता है। ये देखकर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन तियान की वो शील्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, वो उसके हमले को उसके ऊपर ही लौटा देती है और वो बंदा उसके हमले से मरकर वहाँ पे राख हो जाता है। फिर तियान अपनी इमोर्टल एनर्जी के बारे में सोचते हुए बोल रहा होता है मैंने इन तीनों वर्ल्ड्स में कभी भी कोई ऐसी बॉडी नहीं देखी जिसके अंदर इमोर्टल एनर्जी और डिमोनिक एनर्जी एक साथ रहती हो। लगता है अब मेरा कल्टीवेशन पूरी तरह से बदल गया है। अगर देखा जाए तो मेरे पास इमोर्टल और डिमोनिक एनर्जी दोनों है, तो मैं एक इमोर्टल डीमन कल्टीवेटर हूँ। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे अपनी दोनों एनर्जी के बारे में जानने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर तियान वहाँ पे सोचने लग जाता है कि मेरी डिमोनिक एनर्जी वो अगर थोड़ी सी भी लीक होती है तो बाकी सब गॉड्स और डीमंस को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे हूँ। फिर मेरे सारे दुश्मन मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ पे जरूर आएंगे और वो एक्सीडेंटली मेरी वाइफ को हर्ट कर सकते हैं। अच्छा है कि मेरे पास मेरी इमोर्टल कल्टीवेशन की एनर्जी अभी भी बाकी है, उसका इस्तेमाल करने की वजह से मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं टिकने वाली और उसकी वजह से मेरे किसी भी दुश्मन को मेरे बारे में पता भी नहीं चलेगा। फिर तियान वहाँ पे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन कल्टीवेटर को देख रहा होता है और उनको बोल रहा होता है कि चलो अब इनसे शुरू करते हैं। इन लोगों ने मुझे यहाँ पे परेशान करने की कोशिश की है और मेरा आज अच्छा दिन इन्होंने बिगाड़ दिया है, देखते हैं अब ये मेरे गुस्से को सह पाते हैं या नहीं। फिर हमें सिटी जनरल को दिखाते हैं, उसे वहाँ पे उन कल्टीवेटर ने घेर लिया होता है और उसके पास अभी बहुत ज़्यादा गार्ड्स भी नहीं बचे होते हैं जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और वहाँ पे उन कल्टीवेटर से लड़ने की वजह से सिटी जनरल और उनके गार्ड्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तो वहाँ पे गार्ड्स सिटी जनरल से बोल रहे होते हैं जनरल आप यहाँ से चले जाओ, हम इन्हें संभालते हैं और आप यहाँ से निकलने की कोशिश करो। यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक लेवल के 10 से भी ज़्यादा कल्टीवेटर हैं, हमारी फॉर्मेशन इसे ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगी, इसलिए आपको जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं वो वहाँ पे सिटी जनरल को वहाँ से चले जाने के लिए कह रहे होते हैं। उन गार्ड्स की बातों को सुनकर जनरल वहाँ पे उनके ऊपर गुस्सा हो जाती है और उनको बोल रही होती है तुम लोग अपनी ये बकवास बंद करो और अपना फॉर्मेशन को बनाए रखो। मैं तुम्हारी जनरल हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़कर वैसे भी नहीं जाने वाली। मेरा भाई जल्दी हमारी मदद के लिए किसी सेना की टुकड़ी को यहाँ पे भेज देगा, तो हमें तब तक इन्हें संभालना होगा। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे जनरल गार्ड्स के मनाने के बाद भी वो वहाँ पर रुककर उनके साथ लड़ने का फैसला करती है। फिर हमें वहाँ पे उन असेसियंस को दिखाते हैं जो कि सिटी जनरल की बातों को सुनकर उसके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। उसको बोल रहे होते हैं तुम वैसे भी ये बैटल हार चुकी हो, एम्प्रेस सेंगफेंग ने तुम्हें खुद चुना था और उसकी सारी कॉन्फिडेंस तुम लोगों की वजह से है। आज तुम्हें मारने के बाद हम उसके इस पहले कॉन्फिडेंस को तोड़ देंगे ताकि धीरे धीरे कमज़ोर करते हुए हम उसे भी मार दें। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे जितने भी
कल्टीवेटर होते हैं वो वहाँ पे जनरल और उसके गार्ड के ऊपर हंस रहे होते हैं। फिर हमें वहाँ पे सिटी जनरल को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे अपने सामने उन सभी कल्टीवेटर्स को देखकर बोल रही होती है, मैं खुद भी एक कॉन्सेंट्रिक रिलम की कल्टीवेटर हूँ, लेकिन मेरे सामने जितने भी कल्टीवेटर हैं वो सब भी इसी रिलम के हैं। मैं इस सिटी की सबसे अच्छी वॉरियर्स में से एक हूँ जिसे बचपन से बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है, लेकिन मैं भी एक साथ इतने सारे कल्टीवेटर्स को नहीं संभाल सकती हूँ। और ऐसा सोचते हुए सिटी जनरल वहाँ पे उन सभी कल्टीवेटर्स को देख रही होती हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और उसे मारने के बारे में चिल्ला रहे होते हैं। सिटी जनरल उन सबको अपने ऊपर अटैक करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी होती हैं। फिर वो वहाँ पे मन में प्रेयर करने लग जाती है और बोल रही होती है, भाई तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे हमें एक धमाके को दिखाया जाता है। जितने भी कल्टीवेटर इस वक्त जनरल की तरफ बढ़ रहे होते हैं वो सब राख बन के वहाँ पे गायब हो जाते हैं और वहाँ पे उन कल्टीवेटर के इस तरह डिस्ट्रॉय होने की वजह से वहाँ पे एक बहुत ही तेज वेव बनती है जो कि उनके डिस्ट्रक्शन के बाद फॉर्म होती है, जिसको देखकर वहाँ पे जनरल और उसके गार्ड्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उनके सामने जो अभी कल्टीवेटर्स थे वो अचानक कहाँ चले गए और अभी उनके सामने ये क्या हुआ। उसके बाद वहाँ पे सिटी जनरल उसके गार्ड से पूछने लग जाती है, क्या तुमने देखा, क्या तुम लोगों में से कोई मुझे बताएगा यहाँ पे क्या चल रहा है और यहाँ पे ये सेशन कहाँ गए। तो गार्ड्स वहाँ पे सिटी जनरल से बोल रहे होते हैं, लगता है वो सब गायब हो गए हैं, हमें तो यही लग रहा है। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं वहाँ पे सिटी जनरल को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं और आसपास उन असैसिन्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर हमें सिटी जनरल को दिखाते हैं वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में होती हैं क्योंकि उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है उसकी तरफ जो भी कल्टीवेटर अभी हमला करने के लिए आ रहे होते हैं वो सब अचानक हवा में कहाँ गायब हो गए और वहाँ पे वो यही सब समझने की कोशिश कर रही होती है। फिर वहाँ पे सिटी जनरल अपनी सभी गार्ड्स को ऑर्डर देती है और बोल रही होती है, आसपास ढूंढो वो सब कहाँ छुपे हुए हैं, हमें यहाँ पे बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना चाहिए। ये उनकी कोई नई चाल हो सकती है, अगर किसी को किसी भी चीज़ के ऊपर ज़रा सा भी शक हो तो वो तुरंत ही मुझे आकर इन्फॉर्म करें। ऐसा कहते हुए सिटी जनरल वहाँ पे अपने सारे गार्ड्स को फैला देती है। फिर हम वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे एक घर के ऊपर चढ़ा हुआ होता है और वहाँ से वो उन सब लोगों को देख रहा होता है। फिर वो वहाँ पे मन में सोचने लग जाता है और बोल रहा होता है, ये लोग तो जितना सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा कमज़ोर हैं। यहाँ पे तियान, सिटी जनरल और वहाँ पे जो कल्टीवेटर आए होते हैं उन सब की बात कर रहा होता है। मैंने अपनी इमॉर्टल कल्टीवेशन की पावर को बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है, इसकी वजह से मेरे स्पिरिचुअल कॉन्शियस थोड़ा सा ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से वो सभी कल्टीवेटर इस तरह हवा में राख हो गए। यहाँ पे तियान अपनी पावर के बारे में बात कर रहा होता है। तियान ने उन कल्टीवेटर्स के ऊपर हमला किया होता है, लेकिन उसने बहुत टाइम से इमॉर्टल कल्टीवेशन की पावर को इस्तेमाल नहीं किया है। इसकी वजह से उसने ठीक तरह से उसकी एनर्जी को काबू नहीं कर पाया था और वो सब कल्टीवेटर वहाँ पे राख हो गए थे। ये सभी कल्टीवेटर अभी तक इमॉर्टल नहीं बने हैं, इसलिए मेरे सामने ये कल्टीवेटर्स और मॉर्टल दोनों ही इक्वल हैं, क्योंकि एक मॉर्टल और एक इमॉर्टल की पावर का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप मॉर्टल्स को ज़मीन की धूल मानो तो उसके सामने इमॉर्टल्स क्लाउड की हवाओं की तरह होते हैं और इन दोनों चीज़ों के बीच का गैप इतना ज़्यादा होता है कि इसे आसानी से क्रॉस नहीं किया जा सकता है। फिर तियान वहाँ से जाने लग जाता है और बोल रहा होता है, अब चलो छोड़ो इस बात को, वैसे भी मेरा इस हिसाब से कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी मैंने अपने गुस्से को निकालने के चक्कर में उस लड़की की वैसे भी मदद कर दी है, तो अब मुझे इस सब के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर तियान वहाँ पे अपनी वाइफ के बारे में सोचते हुए बोल रहा होता है, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वाइफ इस वक्त ठीक होगी। अब जब मेरे पास मेरी इमॉर्टल क्वी है तो मुझे अपनी डिमोनिक पावर के ऊपर लगी हुई सील को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अपनी इमॉर्टल क्वी की मदद से इस वक्त अपनी वाइफ को नहीं ढूंढ सकता हूँ क्योंकि मेरी इमॉर्टल क्वी इस वक्त स्टेबल नहीं है और अगर मैं उसका गलती से कुछ कम ज़्यादा इस्तेमाल कर देता हूँ तो मेरी वाइफ को नुकसान हो सकता है। और ऐसा सोचते हुए तियान फिर वहाँ पे अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकल जाता है और बोल रहा होता है, मुझे जल्द से जल्द अपनी वाइफ को ढूंढना होगा, वो मेरे बारे में फिक्र कर रही होगी। फिर हमें उस सिटी के रॉयल पैलेस को दिखाया जाता है जिसका नाम तियानफेन होता है। फिर हमें वहाँ पे उस पैलेस के मेन हॉल को दिखाते हैं जहाँ से हमें कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, जहाँ पे कोई किसी को रिस्पेक्ट करते हुए उसे ग्रीट कर रहा होता है। फिर हम वहाँ पे एक बूढ़े पर्सन को देखते हैं जो कि अपने घुटनों पे बैठे हुए किसी को ग्रीट कर रहा होता है। इसका नाम वेचेन होता है और वेचेन वहाँ पे ग्रीट करते हुए बोल रहा होता है, मैं वेचेन जियनफेंग खुद को ग्रीट करते हुए क्वीन को रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर वहाँ पे एक वॉइस सुनाई देती है जो कि उससे बोल रही होती है, अपना सर उठाऊँ, और उससे पूछ रही होती है, क्या तुम फ्यूनिक्स गार्ड्स के कमांडर हो। फिर वहाँ पे वो पर्सन अपना सर उठाते हुए वहाँ पे डरते हुए उसको देख रहा होता है और बोल रहा होता है, यस मैजेस्टी, वो मैं ही हूँ। फिर हमें उस पर्सन के सामने बैठी हुई क्वीन को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं यही होती है। फिर यही वहाँ पे उस पर्सन से बोल रही होती हैं, अगर तुम इस सिटी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गार्ड्स के कमांडर हो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें इस सिटी की प्रॉब्लम्स के बारे में पता होगा और तुमने ज़रूरी उनके बारे में कोई सोल्यूशन ढूंढ लिया होगा। तो क्या तुम मुझे बताओगे तुमने अभी तक सिटी की किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और तुम्हारा ये काम कहाँ तक पहुँचा है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे बहुत ही गुस्से से उस पर्सन को देख रही होती है।